तो चलिए देखते हैं, सिलेबस देखा है आप लोगों ने कभी? अपने अपने उसका सिलेबस देखा है? टीचर वाले का सिलेबस तो देखा ही होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, हिस्ट्री का नहीं देखा, इस हिस्ट्री का ही देखते हैं। सिलेबस में कुछ कुछ क्या क्या लिखा हुआ है हमारे हिस्ट्री के संबंध में, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसी हिसाब से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वर्ग 3 के लिए तो नहीं है हिस्ट्री। उसमें जो साइंस और मैथ्स के अलावा जो स्टूडेंट है उनके लिए पर्यावरण है, मे भी पर्यावरण पढ़ना पड़ता है उनको अलग से, ठीक ठीक। और उसमें है केवल 10 नंबर का जीएस है, 10 नंबर का जीएस है। तो अभी बताता हूँ क्या है, कैसा क्वेश्चन आया हुआ। उसमें 10 नंबर का जीएस है, तो इसमें आने के चांसेस है हिस्ट्री, वो भी सिर्फ हिस्ट्री बस का नहीं ना, पूरा जीएस का मिला के आएगा 10 नंबर से, ठीक। और वर्ग 2 में है हमारा सोशल सामाजिक अध्ययन, एसएसटी का पार्ट है। इसमें है कुछ चीजें हमारे पास, ऐसा करके एक 5वां यूनिट है आप लोग के सिलेबस में, देखना। ऐसा है पांचवा नंबर का जो दिया होगा ना सिलेबस में, उसमें सामाजिक अध्ययन लिखा हुआ है, ठीक। इसमें ये जो सामाजिक अध्ययन है उसमें टोटल 13 यूनिट है। टोटल कितने यूनिट है? 13 यूनिट है। और इस 13 यूनिट में पूरा दुनिया भर का चीज भर दिया गया है। इसी 13 यूनिट में आपका इतिहास है, क्या क्या सब चीज भरा हुआ है। इतिहास है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, भूगोल है, संविधान है, सब भर दिया गया है। विज्ञान है, ठीक, पॉलिटी भी है इसमें, ठीक, संविधान। छत्तीसगढ़ है इवन इसमें, छत्तीसगढ़ का पूरा ना, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सब चीज। तो इतना बड़ा है ये कि बहुत ज्यादा बड़ा है। और आएगा कितने नंबर का? ये 20 नंबर का, 20 नंबर का आएगा। 20 नंबर में अब हिस्ट्री कितने नंबर का आएगा ये भी देखना पड़ेगा हमको। तो बहुत बड़ा है, तो 1-1, 2-2, 3-3 नंबर का ही आता है सारे सब्जेक्ट मिला के। तो देखते हैं, कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं। 1-2 साल 2 बार पेपर हुआ है, 2019 में हुआ है, और अभी एक हाल ही में 2019 का बात हो गया है। अभी 2019 के बाद हमारा पेपर कब हुआ? 2023 में। तो 2023 में ना वर्ग 3 में भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। अगर जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं वर्ग 3 का, तो मान के चलो मोटा मोटा 6 क्वेश्चन आया था वर्ग 2 में। तो क्योंकि वर्ग 3 में सिलेबस ही नहीं है, सामाजिक अध्ययन नाम का चीज नहीं है, तो क्वेश्चन तो नहीं आने वाला। वो 10 नंबर का जीएस है ना, तो वो जीएस में हिस्ट्री नहीं आया है एक भी बार। दुनियादारी का, करेंट अफेयर, योजना वगैरह, सरकार का, ये सब आया हुआ है। लेकिन वर्ग 2 में हमको देखने को मिलता है, वर्ग 2 का जब होता है ना, तब हमको देखने को मिलता है हिस्ट्री का क्वेश्चन। वर्ग 2 में 2019 में कितने प्रश्न? 3। और 23 में कितना आया था? 6 क्वेश्चन। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न आया हुआ है, ठीक। तो पैटर्न को पढ़ के ही हम लोग जानेंगे कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक। अभी देख लेते हैं। एक ना आप लोग के जो यूनिट 5 है, उसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक लिखा हुआ है हिस्ट्री का। यूनिट 5 में जो आपका जो भाग 5 है, उसमें दिया गया है कि कितने हिस्ट्री के कितने टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। और उन्हीं सिर्फ जो लिखा हुआ है सिलेबस में ना, उन्हीं बस से क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज लिखा हुआ है आप लोगों को। एक देख लेते हैं हम लोग, आया है क्या क्या टॉपिक है। भारतीय इतिहास के स्रोत है, जो हम पढ़ेंगे ना, जो सिलेबस में दिया है वही बस पढ़ने वाले, क्योंकि वही से क्वेश्चन है, उससे बाहर आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। भारतीय इतिहास के स्रोत से क्वेश्चन आया है। और इसमें लिखा हुआ है, क्या चीज लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति। ये यूनिट 2 में ऐसा लिखा हुआ है, सिंधु घाटी और वैदिक संस्कृति से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। ये हो गया, ऐसा लिखा है उसके यूनिट 2 में लिखा हुआ है ऐसा। उसके बाद यूनिट 3 में लिखा हुआ है, यूनिट 3 से आया है मौर्यन एम्पायर से और गुप्त एम्पायर से। मौर्य समाज और किससे आया है, तो ये सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, काफी बड़ा है। और उसके बाद चौथा जो यूनिट है, उसमें साफ साफ लिखा है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से। भक्ति और कैसे आया? सूफी आंदोलन। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 1 घंटे का। उसके बाद है मुगल साम्राज्य से आया है 5वां, मुगल साम्राज्य, ऐसा लिखा है आपके पुस्तक में। तो पूरा पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य, कुछ नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद है ब्रिटिश शासन में, केवल ब्रिटिश शासन से आया है केवल और केवल 1857 की क्रांति। ब्रिटिश में आया है, ब्रिटिश की नीतियों से संबंधित है, क्या नीतियां अपनाए उन्होंने, और 1857 की क्रांति से।
ठीक, तो इतना आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आप सिलेबस खोल के देखोगे ना तो यही सब चीज लिखा हुआ है। जो पांचवा भाग है आपका, उसमें ये सब 1 2 3 4 और 5 यूनिट आपका हिस्ट्री से संबंधित है, और यही सब चीज से क्वेश्चन आएगा। और आया भी है। अभी कौन कौन सा क्वेश्चन आया उसको भी बता देता हूँ। अभी मैं बता देता हूँ 2023 में ना कैसा, देखो 2023 में कैसा कैसा क्वेश्चन है। इतिहास को हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं। प्राचीन भारत, जिसमें है प्राचीन भारत का कुछ है थोड़ा सा, और मध्यकालीन भारत में वो वाला है मुगल वाला, तो उसमें, और आधुनिक। तो क्या क्या क्वेश्चन आया है उसको देख लेते हैं। तो प्राचीन भारत में एक क्वेश्चन आया था, एक कर का नाम दिया गया था, उसको पढ़ेंगे बाद में बताऊंगा वो क्या है करके पूछा गया था। कर के बारे में वो कुछ नाम दिया गया था और वो एक कर था, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है। रामायण का लेखक कौन है ये पूछा गया है, 2023 का है ना। रामायण का लेखक पूछा गया है, ये वैदिक में आ जाएगा। एक और पुस्तक का नाम पूछा है इंडिका। इंडिका को हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल में। मौर्य है सिलेबस में, देखो तो इंडिका लिखा है मेगास्थनीज ने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया। ठीक, सिंधु घाटी से आया हुआ है, एक क्वेश्चन सिंधु घाटी से आया हुआ है, और एक क्वेश्चन आया हुआ है वेद से, वेदों से, जिसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और एक क्वेश्चन आया हुआ है गुप्त काल से। और मध्यकाल में आए हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन आया है भक्ति काल, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूछा है, जो कि भक्ति काल से है। ये देखो भक्ति इधर लिखा है, ठीक, उसी से आया है। और आधुनिक में आए हैं सती प्रथा के बारे में पूछा था, राजा राम मोहन राय के बारे में। और पूछा था किसके बारे में, ब्रिटिश शासन के बारे में पूछा है, थोड़ा सा जानकारी, एक क्वेश्चन आया है। और एक क्वेश्चन आया हुआ है 1857 के विद्रोह से। तो इतने क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो ऊपर में जो सिलेबस दिया है उन्हीं से आया हुआ है, उससे बाहर आया नहीं हुआ है। ठीक, तो हम लोग आपका जो जितना सिलेबस है वही पढ़ने वाला है टीचर के लिए। ये जो सिलेबस है इसी को फॉलो करेंगे और इसी को पूरा करने का कोशिश करेंगे। ठीक, इतिहास, ठीक है। इतिहास से आप लोग क्या मतलब लगाते हैं, सामान्य अर्थों में क्या मतलब लगाते हैं आप लोग, कभी क्या सोचते हो आप लोग इतिहास के बारे में सामान्य अर्थों में, ऐसी बोलचाल की भाषा में, ऐसा नहीं है कि एकदम सही बोलना है। ऐसी घटनाएं जो बीत चुकी है, ठीक, सामान्य शब्दों में हम ऐसी बोलते हैं, बीती हुई घटनाओं को ही हम लोग इतिहास बोलते हैं। ठीक, ये सामान्य शब्दों में। ठीक, अभी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा, लेकिन इन जनरल हम लोग समझने के लिए इतिहास का मतलब ये लगाते हैं जो घटना बीत चुकी है उसको इतिहास बोलते हैं हम लोग। जैसे हम लोग मौर्य का सम्राट अशोक के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, अशोक का समय बीत चुका है, वो इतिहास है हमारे लिए। गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, वो बीत चुका है। अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं, वो बीत चुका है। ठीक, तो सामान्य अर्थों में जब हम बात करें तो जो घटनाएं बीत चुका है वही क्या है हमारे लिए, इतिहास है। ये सब सिर्फ समझने के लिए आप लोगों का, कि जो घटना बीत चुका है वही क्या है, इतिहास है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे कि सभी घटना इतिहास नहीं है ना। जो घटना सब बीतता है वो सभी घटना क्या नहीं है, इतिहास नहीं है। भाई डेली लाइफ में तो हजारों घटना घट रहा है, क्या वो भी इतिहास होगा? आप लोग क्लास आते हो, घूमते हो, फिरते हो तो वो भी क्या इतिहास में पढ़ेंगे हम लोग? नहीं पढ़ते। कुछ स्पेसिफिक चीजों को ही पढ़ते हैं हम लोग इतिहास में। तो भले ही हम बोल रहे हैं कि बीती हुई घटनाएं क्या है, इतिहास है, लेकिन सभी घटना इतिहास नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ऐसा कौन सा बीता हुआ घटना है जो जिसको हम इतिहास मानेंगे? तो याद रखेंगे आप लोग कि ऐसी घटनाओं का जिसका प्रभाव हमारे भारतीय समाज पर एकदम ज्यादा पड़ा हो, ऐसी घटना जिसका प्रभाव पड़ा हो हमारे समाज पे, तो वैसे चीजों को हम इतिहास में पढ़ते हैं। एकदम गहरा इम्पैक्ट पड़ा हो हमारे समाज पे। नहीं तो आप लोग कोचिंग आते हो, डेली जाते हो, घूम रहे हो, खेल रहे हो, सो रहे हो, उसको तो इतिहास में नहीं पढ़ते हम लोग, वो भी तो बीत जा रहा है ना भाई। अभी हम डेफिनेशन देखें कि बीती हुई घटनाओं को इतिहास बोला मैं, तो जो कोचिंग जो आ रहे हैं वो भी तो बीत जा रहा है। कहीं घूम रहे हो, कहीं कुछ देखने जा रहे हो, वो भी तो घटना बीत जा रहा है।
लेकिन उसको क्यों नहीं पढ़ते? कारण यही है कि इतिहास में हम सब चीजों को नहीं पढ़ सकते। पढ़ते हम किस में है, किस चीजों को, कि कुछ ऐसी घटनाओं को पढ़ते हैं जो हमारे समाज पे, जिसने हमारे समाज पे क्या डाला हो, प्रभाव डाला हो, हमारे देश का दशा बदल के रख दिया हो। भारत पहले समृद्धशाली देश था, बहुत सोने का चिड़िया बोला जाता है, सुना है आप लोगों ने कभी? अंग्रेज लोग आए, लूट के चले गए, भारत को क्या कर गए, गरीब कर गए पूरा। तो इसीलिए हम किसके बारे में पढ़ते हैं, अंग्रेजों के बारे में। देखो ये बड़ा घटना है, बदल दिया पूरा, इंपैक्ट पूरा खासा इंपैक्ट था, भारत को बहुत अमीर देश से एकदम गरीब देश बना दिया। तो यही बताना चाहता हूं कि इतिहास में हम सबको नहीं पढ़ते, कुछ ऐसी घटनाओं को पढ़ते हैं जिसका हमारे समाज पे क्या हो, एकदम बहुत बड़ा इंपैक्ट हो। ठीक, ये समझ आया आप लोगों को? ठीक, अब इतिहास का डेफिनेशन लिख लो एक छोटा सा, तो लिखना आप लोग, अतीत की घटनाओं का लिखो। इतिहास सामान्य शब्दों में समझ गए आप लोग, बीता हुआ घटना। ठीक, तो अब लिख लो थोड़ा सा, अतीत की घटनाओं का काल क्रमानुसार तथा वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन इतिहास कहलाता है। ये डेफिनेशन है बस आपके समझने के लिए, पेपर में नहीं आने वाला, क्योंकि आपका पेपर तो वो वाला है, गोला लगाने वाला है, तो ऐसा तो पूछने वाला नहीं है। ठीक, कोई अगर आपसे पूछे कि इतिहास क्या है, तो आप ये वाला चीज बोल सकते हो। तो देखते हैं थोड़ा, जो उसमें जो शब्द, 3 ठो शब्द लिखा है, उनका मतलब देखते हैं। ऐसा लिखा हुआ है 3 शब्द। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। तो अभी देखो, मान लो आप इतिहास के बारे में कभी कुछ नहीं जानते, ठीक है, पहली सिर्फ नाम सुना है इतिहास के बारे में, और अगर भारत के इतिहास के बारे में आपको जानना है, तो आप कैसे पढ़ाई करोगे? कैसे पढ़ाई करोगे? कालक्रम के अनुसार करोगे। सबसे पहले आप प्राचीन इतिहास को पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद आप पढ़ोगे मध्यकालीन भारत को, और उसके बाद पढ़ोगे आधुनिक भारत को, तभी आप अच्छे से जान पाओगे। अगर बीच से आप उठा के, अगर मान लो आपको इतिहास के बारे में अच्छे से जानकारी चाहिए और आपने बीच से उठा के पढ़ा, तो क्या आप इतिहास की अच्छी जानकारी इकट्ठा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कोई भी व्यक्ति अगर शुरू में इतिहास का अपना समझ बढ़ाना चाहता है, तो उसको कैसे पढ़ना पड़ेगा इतिहास को? क्रम के अनुसार से, जो घटना पहले घटा है उसी क्रम के अनुसार से पढ़ेगा। तो काल क्रमानुसार का मतलब यही होता है कि इतिहास को उसके क्रम से पढ़ना। पहले हम लोग कौन सा इतिहास पढ़ेंगे? प्राचीन, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक इतिहास। तो जो काल क्रमानुसार लिखा है आपके कॉपी में, उसका मतलब यही होता है। ठीक, क्रमबद्ध का मतलब ये होता है, क्रमबद्ध का मतलब होता है जो घटना घटा है, जो जिस क्रम में घटना घटा है उसी क्रम में पढ़ना, क्रमानुसार। ठीक, जैसे प्राचीन, मान लीजिए हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना चाह रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना चाह रहे हैं, तो भारत का जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो शुरू होगा पाषाण काल से, पाषाण काल से शुरू होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी पढ़ेंगे। ठीक, सिंधु घाटी के बाद वैदिक काल पढ़ेंगे। ऐसा एक क्रम निश्चित है, मतलब यह समय, क्योंकि ऐसा कालखंड आया हुआ, पाषाण काल पहले समय था, उसके बाद कौन सा समय है? सिंधु घाटी वाला, उसके बाद वैदिक काल वाला, उसके बाद बौद्ध और जैन वाला समय आता है। तो क्रम से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ ले तभी हम जान पाएंगे। तो क्रमानुसार पढ़ते हैं, क्रमबद्ध। पाषाण काल पहले पढ़ेंगे, फिर हम अपन उसके बाद सिंधु घाटी पढ़ेंगे, फिर वैदिक काल, बौद्ध, जैन, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, और महाजनपद काल, मौर्य वंश, गुप्त काल, ऐसा बढ़ते बढ़ते जाएंगे, मध्यकालीन भारत में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्रमबद्धता का मतलब ये होता है। और वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब होता है प्रामाणिक, प्रमाण के साथ पढ़ना। वैज्ञानिकता का मतलब होता है प्रमाण के साथ पढ़ना। अभी हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो कुछ भी नहीं पढ़ सकते। ठीक, कोई भी किताब नहीं उठा सकते। हो सकता है कोई भी व्यक्ति हो जो गलत लिख के भी जा सकता है तथ्यों को, तो उसको हमको क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए, तभी सही कहलाएगा इतिहास। तो वैज्ञानिकता का मतलब यही होता है, जब वैज्ञानिक तरीके का पढ़ने का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज हम काम कर रहे हैं उसको किसके साथ करें? प्रमाण के साथ करें। ठीक, तो इन तीनों शब्दों का मतलब यही होता है। काल क्रमानुसार का मतलब समय के अनुसार पढ़ेंगे, क्रमबद्धता मतलब जो घटना पहले घटा है उसको पढ़ेंगे, और वैज्ञानिकता का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को प्रमाण के साथ पढ़ना, सबूत के साथ पढ़ना। तो ये तीनों शब्दों का मतलब समझ आया आप लोगों को? ठीक, तो आप सामान्य शब्दों में इतिहास
का जो डेफिनेशन है ये बोल दोगे, बीता हुआ जो घटना है वो इतिहास है। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि सभी घटना क्या नहीं है, इतिहास नहीं है। जो घटना हमारे समाज पे जो एकदम खासा इम्पैक्ट डाले उसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं, ये तो बहुत सारा इतिहास हो जाता है, ठीक। और उसके बाद एक छोटा सा डेफिनेशन लिखवाया हूं मैं आप लोगों को, उसमें कुछ कीवर्ड्स थे, वो ये सब थे, ठीक। तो इतिहास के बारे में अब बोल डालोगे इतिहास क्या है, ठीक। ठीक है, अभी देखो आपके सिलेबस में एक चीज दिया हुआ है, सॉरी, आपके सिलेबस में एक चीज दिया हुआ है, लिखा हुआ है भारतीय इतिहास के स्रोत, ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। इसी को इतिहास के सबसे शुरू में इसी को इतिहास का डेफिनेशन बताने के बाद इसी को पढ़ाया जाता है, कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ो आप लोग, तो ठीक है। तो अभी आप लोग लिखो भारतीय इतिहास के स्रोत, आपके सिलेबस का जो पार्ट है, भारतीय इतिहास के स्रोत। स्रोत क्या होता है इसके भी बारे में थोड़ा सा जान लो। जिस माध्यम से हमको इतिहास का जानकारी मिलता है उसी को स्रोत बोलते हैं। जिस माध्यम से हमको क्या मिलता है, इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलता है, उसको इतिहास के स्रोत बोलते हैं। जैसे कि अशोक का नाम सुना है आप लोगों ने, राजा अशोक, सम्राट अशोक, काफी सबने सुना ही होगा, ठीक। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। तो देखो सम्राट अशोक का नाम सुना है आप लोगों ने, सबने सुना होगा। अशोक के बारे में हमको जानकारी मिलता है उसके अभिलेखों से। अशोक इसीलिए फेमस है क्योंकि उसने क्या लिखवाए हैं, अभिलेख लिखवाए हैं। तो ये जो अभिलेख है वो हमारे लिए क्या काम करेगा, स्रोत का काम करेगा। तो जिन जिन चीजों से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है उन्हीं चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं, ठीक। स्रोत क्या है समझ आ गया। अशोक का एग्जाम्पल दिया, अशोक के बारे में सुना होगा, अशोक ने बहुत अपना संदेश पहुंचाने के लिए अभिलेखों का प्रयोग किया है, बड़ा बड़ा अभिलेख लिखा है उसने। तो ये जो अभिलेख है वो हमारा क्या कहलाएगा, स्रोत कहलाएगा, ठीक। तो ये स्रोत क्या है समझ आ गया। फिर बढ़ते हैं आगे हम लोग, इतिहास जानने के स्रोत, ऐसा हेडिंग रहेगा जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। इतिहास जानने के स्रोत पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक। जैसा पीएससी में पढ़ाता हूँ वैसा पढ़ाऊंगा, क्योंकि स्पेसिफिक लिख के दिया हुआ है, अगर पूछेगा तो डिटेल भी पूछ सकता है कुछ भी। जब स्पेसिफिक लिख के देता है तो उसका पूरा डिटेल पढ़ना पड़ता है। तो इतिहास जानने के स्रोत, ठीक। तो इतिहास जानने के स्रोत को हम लोग बांटेंगे 3 भागों में, ठीक। 3 भागों में बांटा है हमने। एक को पहले चीज को बोला जाता है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। सेकंड है साहित्यिक स्रोत। और थर्ड है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण, इतने भागों में बांटेंगे। आप पीएससी क्लास से हो, पढ़ लेना, सेम पढ़ा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं, जैसा पीएससी में पढ़ाता हूँ वैसा, ठीक। फिर बाकी कल से आपका नहीं बनेगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक सिलेबस है, तो फिर आपके काम का तो नहीं है क्लास, लेकिन आज जो है वो काम आएगा। तो इतिहास जानने के स्रोत को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, 3। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। एक एक सबको बताऊंगा, एकदम आराम से लिखो, पहले आप लोग लिखने का भी टाइम दिया जाएगा और समझने का भी, ठीक। तो इतिहास जानने के स्रोत को हम लोग देखते हैं 3 भागों में बांटे हैं, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पुरातात्विक स्रोत, देखो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे विश्वसनीय स्रोत यही है। प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसको जानने का सबसे विश्वसनीय स्रोत क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। लिख देता, क्यों है ये बताऊंगा। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है पहले उसको लिखो, फिर जान जाएंगे क्यों ये सबसे विश्वसनीय स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत में शामिल है अभिलेख, भवन, स्मारक,
सिक्के और मूर्तियां। ये कुछ मोटा मोटा चीज जो शामिल है, किसमें शामिल है? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ये आता है। इन्हीं सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। ठीक, अभिलेख, भवन, स्मारक, सिक्के और मूर्तियां क्या है? प्राचीन काल में ना, शुरू में तो पहले देखो, पाषाण काल में और सिंधु घाटी सभ्यता तक तो लिपि का था पता नहीं था, तो कुछ चीजें लिखा हुआ नहीं मिलता। तो जब चीजें लिखा हुआ नहीं मिलता तो हमको इन्हीं सब चीजों के ऊपर क्या रहना पड़ता है? निर्भर रहना पड़ता है। नहीं तो लिखा हुआ चीज मिलता है तो उसको आसानी होता है इतिहास जानने में। लेकिन उस समय लिखी हुई चीजें नहीं था, क्योंकि लिपि तो था नहीं, और लिपि भी था सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं पाया। और जब हम वैदिक काल में आते हैं तो उस समय ढंग से वो आविष्कार नहीं हुआ था लिखने का चीज का, कागज वागज नहीं बना था, तो लिखित चीज ज्यादा नहीं मिलता। इसीलिए प्राचीन भारत का सबसे विश्वसनीय स्रोत कौन सा है? इतिहास। प्राचीन भारत की इतिहास जानने का सबसे विश्वसनीय स्रोत कौन है? ये पुरातात्विक स्रोत है, क्योंकि हम इन्हीं चीजों के माध्यम से ही उस प्राचीन भारत का इतिहास को जान पाते हैं, क्योंकि बहुत कम लिखित चीजें मिले हैं हमको। ठीक, बहुत कम लिखित चीज मिला है उस समय का, इसीलिए इसको विश्वसनीय साधन माना जाता है। कौन से काल का इतिहास जानने का? प्राचीन काल। ठीक, ये हो गया। अभी थोड़ा सा एक एक करके देख लेते हैं इनके बारे में। ठीक, अभिलेख क्या होता है उसके बारे में बता देता हूं मैं आप लोग को। अभिलेख है कि एक ठोस सतह पे लिखा हुआ कोई चीज है, उसको अभिलेख बोलते हैं। जैसे ये दीवार है, ठोस है, इसमें अगर हम कुछ लिख दे तो वो क्या है? अभिलेख। लकड़ी में कुछ लिख दे तो वो क्या है? अभिलेख है। धातु का कोई भी चीज है, उसमें भी हम कुछ लिख दे तो वो क्या है? अभिलेख। तो ठोस सतह पर लिखा हुआ चीज ही क्या है? अभिलेख। अभिलेख के बारे में पता चल गया कि ठोस सतह पे अपन कुछ चीज लिखे, वो क्या कहलाएगा? अभिलेख कहलाएगा। अभी अभिलेख के अंतर्गत ना 2-3 चीजें आता है, जिसको हम लोग सामान्यता एक ही मान लेते हैं। देखेंगे, शिलालेख इसके अंतर्गत आता है। अभिलेख एक ब्रॉडर टर्म है। ठीक, ये एक बड़ा टर्म है। ठीक, व्यापक है, ये बड़ा नहीं लिखते, व्यापक है ये। ठीक है, व्यापक शब्द है ये। और इसके अंतर्गत और कुछ आता है, जैसे शिलालेख आता है, क्या होता है ये भी बताऊंगा। स्तंभ लेख आता है, शिलालेख आता है, स्तंभ लेख आता है, और ताम्रपत्र आता है। ताम्रपत्र या फिर धातु के पत्र, सिर्फ ताम्रपत्र होना जरूरी नहीं है। ये सब क्या है ये भी बता देता हूँ। ठीक, तो अभिलेख एक व्यापक शब्द है, इसी के अंतर्गत ये सब चीज आता है। ठीक, शिलालेख आता है, स्तंभ लेख आता है, ताम्रपत्र आता है, और धातु कोई भी, सिर्फ ताम्रपत्र नहीं, धातु का कुछ भी बन सकता है। बहुत सारे धातु है हमारे पास, तो तांबे का होना जरूरी नहीं है। तो धातु के जितने भी चीज मिले। मेन अभिलेख का मतलब ये होता है कि ठोस सतह पे लिखा हुआ चीज, ये पता चल गया। अभी देखते हैं शिलालेख। शिला मतलब होता है पत्थर। आप कभी सुना है आप लोगों ने पर्यायवाची? शिला का पर्यायवाची क्या है? पत्थर। ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने स्कूल टाइम में। तो मान लो उस राजा महाराजा लोग क्या करते थे, जैसे उन्होंने कुछ काम किया, या फिर कोई लड़ाई जीत के आया, या फिर कोई भी अच्छा काम किया, या फिर कोई उत्सव मनाया, तो उस चीज के बारे में उन लोग लिख देते थे। तो ऐसा कुछ पत्थर का आकार रहता था, प्लेन, उसमें कुछ लिख दिया अपना। ठीक, तो ये क्या है? अपना शिलालेख है। स्तंभ मतलब होता है खंभा। ठीक, पोल, खंभा। ठीक, तो स्तंभ लेख का मतलब ये होता है कि स्तंभ का हम लोग सामान्य शब्दों में स्तंभ को क्या बोलते हैं? खंभा बोलते हैं। तो इसमें भी ऐसा लंबा चीज रहता है, लंबा, और इसमें भी राजा महाराजा लोग अपने बारे में लिखे रहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्तंभ लेख बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। ताम्रपत्र होता है, एक पतला सा पत्ता होता है, जैसे आपका कॉपी का पेज है, तो ये तो कागज का है और वो तांबे का होगा। जैसे आप लोग कॉपी में लिखते हैं तो उसी समय ताम्रपत्र में लिखा जाता है, धातु का है। ठीक है, ऐसा कुछ एकदम पतला सा रहता है, और उसमें अपना जो काम लिखा रहता है। और धातु भी कुछ इसी प्रकार का, धातु कहीं भी सिर्फ तांबे का होना जरूरी नहीं है, ताम्रपत्र। ठीक, तो अभिलेख एक व्यापक शब्द है। अभिलेख का मतलब ये होता है कि कठोर सतह पे कुछ चीज लिखा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलेख बोलेंगे। और अभिलेख के अंतर्गत ये सब चीज आता है। ठीक, ये सब यहां तक किसी में डाउट आप लोग को? ठीक, अभी भवन के बारे में आते हैं। कई ऐसे भवन जो मिलते हैं जिससे हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अभी स्रोत पढ़ रहे हैं ना, ये सबसे हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। बहुत सारे देखेंगे क्या क्या मिलेगा। ठीक, तो ये सब इतिहास के स्रोत है। मेन हेडिंग हमारा वही है। मान लीजिए भवन क्या है, भवन से हमको कैसे जानकारी मिलता है? कई पुराने मंदिर होते हैं जो राजा महाराजा के जमाने से बने हुए हैं, बहुत प्राचीन। ठीक, पुराने मंदिर हो गए। उन मंदिरों को देख के हम कुछ अनुमान लगाते हैं।
उस समय का स्थापत्य कैसे बना है, उस समय का मूर्ति कला कैसे था, कौन सा तरीका अपनाया है मंदिर को बनाने के लिए। एक मंदिर है यहाँ पे ताला गांव का नाम सुना है आप लोगों ने, पास में है बिलासपुर का। तो ताला गांव में जो मंदिर है वो ना गुप्त कालीन मंदिर है। तो अगर आप ताला गांव के मंदिर जाते हैं, ताला गांव का मंदिर जाओगे तो आपको उस समय के कुछ ना कुछ चीजें मिलेगा लिखा हुआ, या फिर उसका मूर्ति मिलेगा, तो उसके जरिए हम इतिहास के बारे में जानेंगे। तो इस तरीके से जो भवन है वो भी हमारे स्रोत के रूप में काम करता है। ठीक, स्मारक किसी चीज के याद में बनाया हुआ चीज स्मारक, उसमें कुछ कुछ लिखा रहता है। सबसे मेन इसका एग्जाम्पल हो सकता है ताजमहल। ताजमहल सबसे बड़ा स्मारक है, शाहजहां ने बनवाया था अपनी बीवी के लिए। तो हमको ताजमहल से बहुत सारी जानकारी मिलती है कि कैसे बना है, उसमें कैसे टाइप का पत्थर का यूज हुआ है, उस समय का जो मुगल काल का जो वास्तुकला था वो कैसा था, उन सब से भी हम इतिहास जान पाते हैं। तो ये हो गया। हाँ, और एक चीज लिख लीजिए आप लोग, जो अभिलेखों का जो अध्ययन है उसको एपिग्राफी बोला जाता है। अभिलेखों के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो पुरातात्विक लोग पढ़ते हैं, अभिलेखों का अध्ययन, उसको एपिग्राफी बोला जाता है। पेपर में एक बार आया हुआ है, हालांकि ये नहीं आएगा आप लोगों के में, लेकिन लिख ले रहो एपिग्राफी। जो इतिहासकार लोग जब अभिलेखों का अध्ययन करते हैं उस वाले वो वाले सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं। ठीक, ये लिख लेंगे। सिक्के थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भाई, क्योंकि प्राचीन भारत के जो जितने भी इतिहास है वो उसमें सबसे मेन जो सोर्स है जानकारी का वो है सिक्का। जब हम प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो बहुत सारा इतिहास उस प्राचीन भारत का ऐसा एक बड़ा भाग हम सिक्कों के जरिए ही जानते हैं। ठीक, तो सिक्के हमारे इतिहास जानने के काफी बड़े सोर्स है। ठीक, सिक्के। तो एक बार व्यापम में क्वेश्चन आया है कि प्राचीन काल के सिक्कों को क्या बोला जाता है करके। तो प्राचीन काल के सिक्कों को बोला जाता था आहत सिक्के। प्राचीन काल के सिक्कों को क्या बोला जाता था, आहत सिक्के। क्या है ये बताऊंगा मैं, आहत सिक्के। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं पंच मार्क कॉइन। व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो प्राचीन काल में जो सिक्के थे वो क्या कहलाते थे, आहत सिक्के कहलाते थे। देखो अभी आप लोग सिक्का देखते हो उसमें कुछ कुछ लिखा रहता है, बहुत सारा चीज लिखा रहता है। तो वैसे ही उस समय के जो राजा महाराजा लोग थे वो अपना नाम लिखवाते थे या फिर कुछ भी तो लिखवाते होंगे। तो उन जो जब हमको वो सिक्का मिलता है तो उससे भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगा। तो सिक्के भी हमारा क्या हो गया, स्रोत हो गया। और मेन ये है सिक्कों के बारे में जानना कि जो प्राचीन काल का सिक्का है उसको क्या बोला जाता है, आहत सिक्के, पंच मार्क कॉइन। इंग्लिश नाम से ज्यादा समझ आता है। देखो ये कैसे बनते थे सिक्के, इसको पंचिंग करके बनाया जाता है। ऐसा गोल, उस समय कोई स्पेशल मशीन या फिर सांचा तो नहीं था प्राचीन भारत के लोगों के समय। तो एक ऐसा सिक्का रहता था और मान लो इसमें राजा का नाम या फिर कुछ घटना है जिसको अंकित करवाना रहता था। तो क्या लेते थे उन लोग, ऐसा नुकीला चीज लेते थे और वो नुकीली चीज को ऐसे इसमें पंच करते थे। पंच मतलब ऐसा पंच कर, पंच मतलब जानते हो मारना, ऐसा इंग्लिश में पंच बोलते हैं इसको। तो ऐसा नुकीला चीज लेते थे उन लोग और इसमें ऐसा कर करके ऐसा 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 कर करके ना पंच कर करके उसमें जो भी चीज लिखवाना था वो लिखवाते थे। इसी कारण, इसी प्रक्रिया के कारण इस सिक्कों का नाम क्या पड़ गया, पंच मार्क कॉइन, और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, आहत सिक्के। तो दो चीज पता चल गया कि प्राचीन काल के सिक्कों को क्या बोला जाता है, आहत सिक्के, और नाम क्यों पड़ा वो भी पता चल गया। आहत करना मतलब हिट करना, आहत करना पंचिंग करना। ठीक, तो ये समझ आ गया। तो और मूर्तियां, आखिरी हमारा बचा है मूर्ति। मूर्तियों से भी हमको जगह जगह मूर्तियां मिलते रहता है भाई। वो मूर्तियों से भी हमको पता चलता है उस काल के इतिहास के बारे में। जैसे पास में हमारा मल्हार है, मल्हार का नाम सुना है। मल्हार से हमको एक विष्णु का प्रतिमा मिला हुआ है जो सातवाहन काल की, कौन से काल का है, सातवाहन। तो सातवाहन काल के बारे में हमको जानकारी मिला, उन लोगों का इतिहास कैसा था। तो मूर्तियों से भी, जितने भी भारत में ओवरऑल जितना भी मूर्तियां मिले खुदाई के दौरान, तो जिस समय वो मूर्ति बना रहेगा उस समय का जानकारी तो मिलेगा हमको कि कैसे बनाया गया है उस मूर्ति को। तो फिर उस हिसाब से हम अनुमान लगाएंगे कि उस समय ऐसा मूर्ति कला प्रचलित था करके, फिर उसको हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे। तो मूर्ति भी क्या है, हमारे इतिहास जानने का स्रोत है। चित्रकला भी है, बहुत सारा है, बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन लिखो आप इतना को। ठीक, तो पुरातात्विक स्रोत में इतना रहता है। ठीक,
पुरातात्विक स्रोत में इतना रहता है। अभी हम लोग देखेंगे साहित्यिक स्रोत। ठीक, सोर्स को पूरा करेंगे आज। तो पुरातात्विक स्रोत आप लोग लिख लेंगे। यहाँ अभी किसी को समझ आया अभिलेख वगैरह क्या है? सब अभिलेख क्या है, शिलालेख क्या है, स्तंभ लेख क्या है, ये सब समझ आया? आहत सिक्के, ये सब कोई टर्म में कोई चूक? किसी के याद में बनाया उसी को बोलते हैं। हाँ, भवन पुराना, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो किसी के याद में बनाया हो, लेकिन मोटा मोटा मतलब उसका उसी का मतलब निकलता है। स्मारक मतलब किसी के याद में बनाए हो, या फिर पुराना भवन, ऐसा मोटा मोटा उसका वही मतलब निकलता है। ठीक, ऐसा कोई खास उसका मतलब नहीं निकलता। तो इधर इतने में कोई डाउट आप लोगों का? बढ़े? हाँ, सिक्कों के अध्ययन का भी लिख लो भाई। सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। ऐसा एक शब्द है। जैसे अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी बोला जाता है, वैसे ही सिक्कों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। सिलेबस का हिस्सा है ना, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। साफ साफ लिखा हुआ है भारतीय इतिहास के स्रोत करके, सिलेबस देखना, इसीलिए काफी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग इसको। तो 3 भागों में बांटा था, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसमें पुरातात्विक कंप्लीट। अभी हम सेकंड में आएंगे, किसमें? साहित्यिक स्रोत में। हटा दो इसको, लिख लिया। अभी सेकंड आप लोग आए साहित्यिक स्रोत में, आइए आप लोग। ठीक, साहित्यिक स्रोत को भी हम 2 भागों में बांटेंगे। साहित्यिक स्रोत को भी हम कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। एक को बोलते हैं हम लोग धार्मिक साहित्य, और एक को बोलते हैं हम लोग लौकिक या फिर लौकिक साहित्य, या फिर इसी को धर्मेत्तर साहित्य बोलते हैं, मतलब जो धार्मिक नहीं है, लौकिक साहित्य, या फिर इसी को बोला जाता है धर्मेत्तर, मतलब धर्म से बाहर, धर्म से इतर, धर्मेत्तर साहित्य। ठीक, लौकिक या फिर एक तो है धार्मिक जो धर्म से जुड़ा हुआ है, और एक है लौकिक जो धर्म से जुड़ा नहीं हुआ है। ठीक, ऐसा भी लिख सकते हो अपने समझने के लिए। तो धार्मिक नाम से ही वो साहित्य मतलब होता है पुस्तक ना, लिटरेचर। ठीक, साहित्य मतलब क्या होता है? लिटरेचर। ऐसा लिख लेना, पुस्तक, अपने समझने के लिए। साहित्य मतलब क्या? पुस्तक। तो कुछ ऐसे पुस्तकें हैं जिनसे हमको हमारी इतिहास हम इतिहास जानते हैं, तो उसी को हम लोग साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें पूरा भरा पड़ा है, हम अपना इतिहास पुस्तकों के माध्यम से ही जानते हैं। तो साहित्य मतलब होता है पुस्तक, अपने समझने के लिए लिखेंगे। तो पुस्तक, कुछ ऐसे पुस्तक है जिनसे हम इतिहास जानते हैं, उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक क्या है? धार्मिक साहित्य, और एक क्या है? लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी किताबें जो किससे जुड़ा हुआ हो? धर्म से जुड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धार्मिक साहित्य बोलेंगे। नाम लिखूंगा तो और ज्यादा समझ आ जाएगा आप लोगों को। वेद सुना है कभी? 4 वेद है, वेद, इसी आरण्यक, ये सब पढ़ेंगे ना हम लोग। लिखो अभी, वेद, आरण्यक, उपनिषद, ये सब कभी ना कभी सुना होगा आप लोगों ने। ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, महाभारत, बौद्ध धर्म की पुस्तकें, बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकें भी है, क्योंकि वो भी एक धर्म है, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की पुस्तकें, जैन धर्म की पुस्तकें, काफी बहुत ज्यादा इतिहास जानने को मिलता है हमको इनसे। ठीक, तो बताने का मतलब यह है, धार्मिक साहित्य का मतलब ये होता है कि ऐसी पुस्तकों जो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ हो, उसी को हम लोग किसके अंतर्गत लेते हैं हम लोग? धार्मिक साहित्य। वेद है, आरण्यक, रामायण, महाभारत, ये सब हिंदू धर्म की किताबें हैं। तो जब हमको इन सब चीजों से हमको जानने को मिलता है क्या चीज? इतिहास, तब हम उसको किसके अंतर्गत लेते हैं? साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत लेते हैं। ठीक, और लौकिक साहित्य या फिर इसी को बोलते हैं धर्मेत्तर, मतलब धार्मिक साहित्य के अलावा जो साहित्य जिनसे हमको इतिहास जानने को मिले, उसको हम लोग किस में रखते हैं? लौकिक साहित्य में। इसमें वो साहित्य है जिनकी रचना विद्वानों ने की है। जो विद्वान जिस समय था, जिस कालखंड में था, उन्होंने पुस्तक लिखा, तो
यह लौकिक साहित्य में क्या आता है, ऐसी पुस्तकें आता है जिसकी रचना किन्होंने किया है, विद्वानों ने किया है। विद्वान उस समय के अपना अपना समय था, सबका समय था, इतना बड़ा इतिहास है, तो जो विद्वान जिस समय में रहा है तो उस समय में उसने पुस्तक की रचना की है। तो ऐसे साहित्य को हम लोग क्या बोलेंगे, लौकिक साहित्य। चाणक्य का नाम सुना है आप लोगों ने, कभी ना कभी सुना होगा। तो चाणक्य का एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। तो वो अर्थशास्त्र ना, उस अर्थशास्त्र से हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो वैसी टाइप का पुस्तक को हम कौन से वाले भाग में लेंगे, लौकिक साहित्य में। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे चाणक्य का अर्थशास्त्र। बहुत सारा है, 4-5 लिखवा देता हूं मैं। इतिहास में बहुत सारा बुक रहता है ना, 200-250 बुक। एक जो कॉमन पीएचसी का जो स्टूडेंट है, अगर वो इतिहास पढ़ता है तो कम से कम उसको 200 बुक याद करना पड़ता है, वो हो जाता है अपने आप। तो कुछ एग्जाम्पल 4-5 लिखवा देता हूं मैं। चाणक्य का क्या है, अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र से हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। मौर्य साम्राज्य आपके सिलेबस में है, काफी डिटेल में पढ़ेंगे इसको। बस अभी ऐसा बस लिखो आप लोग, ठीक। क्योंकि मौर्य देखें सिलेबस में आपके लिखा हुआ है मौर्य गुप्त, तो मौर्य के बारे में तो अभी अपन काफी डिटेल में पढ़ेंगे। एक पेपर में ये अर्थशास्त्र से एक क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा घुमा के पूछता है। देखो, अर्थशास्त्र नाम सुन के कैसा लग रहा है, किससे संबंधित पुस्तक होगा ऐसा लग रहा है, धन से संबंधित पुस्तक होगा ऐसा लग रहा है, पर है नहीं वो, ठीक है। ये पुस्तक संबंधित है राजनीति से। एक पेपर में पूछा गया है व्यापम में कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, राजनीति है, धन नहीं है। इसको याद रखेंगे आप। हाँ, ये चाणक्य वो है, लेखक का नाम है। हाँ, और ये पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। ये लिखा है ना भाई, लेखक है, और ये क्या है, पुस्तक। तो एक बात आपको ध्यान देने, व्यापम में एक बार घुमा के पूछा गया था कि जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, चाणक्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है, उसकी विषय वस्तु क्या है करके पूछा गया था। तो नाम पढ़ने से तो ऐसे ही लगता है किससे संबंधित होगा, ये धन से संबंधित होगा, अर्थशास्त्र पढ़ रहे तो, लेकिन है नहीं। वो किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, ठीक। ठीक, उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं पाणिनि ने एक पुस्तक लिखा है। पाणिनि का पुस्तक है जो पेपर में आता है बार बार, अष्टाध्यायी। व्याकरण से संबंधित पुस्तक है। पाणिनि के बाद हम लोग देख सकते हैं बाणभट्ट के बारे में देख सकते हैं। बहुत सारे इतिहासकार हैं जिसके बारे जिनके द्वारा पुस्तक लिखा गया। बाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरित, जिससे हमको हर्ष के बारे में जानकारी मिलता है। विशाख दत्त के काफी फेमस पुस्तक है जो पेपर में बार बार आता है, मुद्रा राक्षस। पढ़ेंगे सब के बारे में। और क्या लिख सकते हो, कालिदास ने भी बहुत सारा पुस्तक लिखा है, 8-9 पुस्तक है इसका, तो 2-4 लिख लो। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, 2-3 ठो लिख लो और पूरा बता दूंगा। जब गुप्त काल पढ़ेंगे ना तो बहुत कम से कम 20 राइटर का बुक लिखना पड़ेगा आपको, तो उसमें आ जाएगा। तो लौकिक साहित्य कहने का मतलब यह है कि जो धर्म से संबंधित नहीं है उसका रचना किन्होंने किया है, विद्वानों ने किया है। ये सब विद्वान थे अपने अपने समय के, तो इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन से वाले में आता है, लौकिक साहित्य में आता है। उसके कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने। हाँ, धर्म से रिलेटेड नहीं है, धार्मिक वाला इधर है, रामायण महाभारत वेद पूरा धर्म से रिलेटेड है, लेकिन ये जो है वो विद्वानों ने लिखा हुआ है ये पुस्तक। तो नहीं, ऐसा धर्म से जुड़ा हुआ है। और यह क्या है, देखो इस पर सवाल उठते हैं कि सही है कि नहीं। कहानियां हैं बड़ा बड़ा, महाभारत का कहानी तो, और एक क्या वेद का रचना एक आदमी ने नहीं किया है, बहुत सारा चीज का संकलन, बहुत सारे श्लोकों का संकलन है वेद, तो उसको एक जन का नाम नहीं दे सकते। आरण्यक भी पता नहीं किसने लिखा है, उपनिषद भी किसने लिखा है ये भी पता नहीं है हमको। तो रामायण के बारे में पता है, लेकिन वो ऐसा जो अपन पढ़ते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में इसको उतना वो नहीं मानते, काल्पनिक टाइप मानते हैं, ठीक। तो इस कारण इसको धार्मिक साहित्य में लिया जाता है, और ये इनके बारे में पता है साफ साफ कि किसने लिखा है, इसीलिए इसको कौन में लिखा जाता है, लौकिक में लिया जाता है, ठीक। और ये प्रॉपर किसी न किसी धर्म को सपोर्ट करते हैं, दर्शन से संबंधित पुस्तक है। और किसी नहीं, वो भी, हाँ मतलब वो भी बोल सकते हैं। और मेनली धार्मिक साहित्य धर्म पर ही आधारित है, धर्म को जो ज्यादा सपोर्ट करता है।
धर्म को सपोर्ट करता है, दर्शन को सपोर्ट करता है वो। और ये सब चीजें उस समय का घटनाक्रम है, उस समय का जो घटनाक्रम है। चाणक्य ने पुस्तक लिखा अर्थशास्त्र, तो उसने देखा कि अशोक जो मौर्य काल के जो राजा थे वो कैसा अपना प्रशासन को कैसे संभालते थे, उसके बारे में लिखा है। तो ये धर्म से तो संबंधित नहीं है, और ये सब किससे संबंधित है? धर्म से। तो इसलिए थोड़ा सा अलग है। ऐसा नहीं है कि इसको भी विद्वानों ने ही लिखा है, लेकिन ऐसा पता स्पेसिफिक बोल नहीं सकते कि कौन विद्वान ने लिखा है, ठीक। और ये वाला, ये इसके बारे में हम बोल सकते हैं, हाँ भाई किसने लिखा है, ठीक। तो ये आप लिखेंगे, ठीक। साहित्यिक स्रोत में ये सब है। बहुत सारा पुस्तक का नाम लिख सकते हो आप, लेकिन वेद व्यास ने, हाँ ठीक है, विद्वानों ने इसको भी लिखा है ये सबको, लेकिन वही बता रहा हूं ना कि इसको एकदम, इसको ठोस स्रोत नहीं मान, ठोस, एक तो दो कारण है, इसको एक ठोस स्रोत नहीं मानते हम लोग, और सेकंड कारण इसको धार्मिक बोलने का, ये धर्म से आधारित है, धर्म पर आधारित है, धर्म पर आधारित पुस्तकें हैं, धर्म पर आधारित है और हमारे पौराणिक कथाओं पर आधारित है ये, इसीलिए इसको धर्म वाले में लिया है। साथ ही साथ धर्म पर आधारित है, पौराणिक कथाओं पर आधारित है और दर्शन पर आधारित है, दर्शन। तो ये टोटल पूरा धर्म वाले क्षेत्र के बारे में ही बताता है, इसीलिए इसको धार्मिक में लिए, ठीक। और ये लौकिक साहित्य जिसको विद्वानों ने लिखा है उस समय के। तो साहित्यिक स्रोत में इतना लिखेंगे। अभी एक और बाकी है हमारा तीसरा कैटेगरी, कौन सा? विदेशी यात्रियों का विवरण। क्या है, समय समय में भारत में जो विदेश के जो लोग थे वो आते रहते थे और भारत का भ्रमण करते थे, राजाओं के दरबार में रहते थे। तो जो विदेशी यात्री भारत आए और उन्होंने भारत में जो कुछ देखा, पढ़ने भी आते थे, बहुत बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय था यहाँ, नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला था, जो कि उस समय विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज होती थी। तो उसमें पढ़ने आते थे और भारत भ्रमण करने आते थे। तो वो लोग जब आते थे तो वो जो चीज देखते थे, जो चीज उन्होंने देखा, जो महसूस किया और जो महसूस किया और जो अपने देश से तुलना किया, वो सबको वो क्या करते गए, एक पुस्तक में लिखते गए। तो उन पुस्तकों से जब हमको जानकारी मिलता है इतिहास का, तो हम लोग उसको बोलते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण से हमको इतिहास का जानकारी मिलता है, ऐसा, ठीक। तो हमारा थर्ड जो कैटेगरी बनाया है हमने, क्या है? विदेशी यात्रियों का विवरण। इसको भी मैं बता देता हूं आपको, विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक। विदेशी यात्रियों का विवरण बीच बीच में आते रहे हैं। वेनसांग का नाम सुने हैं आप लोगों ने? कभी आया है वो वेनसांग, ठीक। अल बरूनी का नाम सुने हैं कभी? वो भी आया था। तो वो सब ऐसे आते गए और भारत का जो तत्कालीन समय है उसके ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखा। जो कुछ देखा उन्होंने, जिस राजा के दरबार में रहे उस राजा के बारे में लिख दिया, वहां का शासन प्रशासन कैसा है, वहां का समाज कैसा है, उसके बारे में लिखा। तो जब हम उन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तो ये वाला स्रोत हमारा बन गया विदेशी विवरण। इसी को विदेशी विवरण बोलते हैं, या फिर विदेशी लेखक भी बोल सकते हैं, जो भी बोलो। तो 2-3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहले ना, भारत में यूनानी लोग ज्यादा आए थे, तो यूनानी लेखक के बारे में बताता हूं मैं आप लोगों को, ठीक। यूनानी लेखक ज्यादा आए थे शुरू में, जब प्राचीन भारत का समय शुरू हुआ तो उस समय भारत में आने यूनानी लोग ज्यादा आए इंडिया में, ठीक है। तो देखते हैं यूनानी लेखक। तो यूनानी लेखक में आप सबसे पहला लिखेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी पूछा जा सकता है। एक का नाम मिलता है हमको हेरोडोट्स। हेरोडोट्स इधर लेखक का नाम है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे, इधर और इधर उसकी रचना, ठीक। तो लेखक का क्या नाम है? हेरोडोट्स। और हेरोडोट्स का एक पुस्तक है जो कि काफी बहुत ही फेमस है, हिस्टोरिका। पेपर में बार बार आता है हिस्टोरिका, ये आते रहता है पेपर में, तो याद रखेंगे हेरोडोट्स। हेरोडोट्स ने एक पुस्तक रचा है, वो पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। कारण ये है क्योंकि हेरोडोट्स को ना इतिहास का जनक माना जाता है, इसीलिए इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। हेरोडोट्स को क्या माना जाता है? इतिहास का जनक या फिर इतिहास का पिता। लिख लो इतिहास का जनक पूरा। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता या फिर इतिहास का जनक कहा जाता है, इसीलिए इसने जो पुस्तक लिखा है उसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो हिस्टोरिका के बारे में बार बार क्वेश्चन आए हो, व्यापम में आपको मिल जाएगा। आप उनके तो पिछला साल का 2-3 क्वेश्चन उठाओगे ना, तो एक क्वेश्चन आया होगा हिस्टोरिका के बारे में, ठीक। तो हेरोडोट्स ने एक जो पुस्तक लिखा है वो क्या है? हिस्टोरिका।
और यही वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा। तो इतिहास के पिता है हेरोडोट्स, और हेरोडोट्स का पुस्तक क्या है? हिस्टोरिका, जो आपके काम का चीज है। पेपर में यही आएगा। इसमें क्या है इसको भी बता देता हूँ, जो नहीं आएगा ना लेकिन पेपर में, वो इसमें है भारत और फारस के संबंध। भारत और फारस, फारस मतलब ईरान, भारत और फारस के संबंध के बारे में। फारस जो आधुनिक ईरान है। ईरान देश कभी नाम सुना है आप लोगों ने? तेल वाला देश है भी, ठीक। तो वो क्या है, वो कभी नहीं आने वाला पुस्तक में। वो हिस्टोरिका के बारे में पूछेगा, कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा कि उसमें क्या है, पीएससी में भी नहीं आएगा, वो बस जान लो आप लोग। तो हिस्टोरिका याद रखना है। लिखा किसने है? हेरोडोट्स ने। और हेरोडोट्स कौन है उसको भी याद रखेंगे, बस, ठीक।